नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस विस्टा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रजनीश शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चला सकता है। यदि धारा के विपरीत जाने में रजनीश दोगुना समय लेता है धारा की दिशा में जाने से, तो धारा की चाल आपको ज्ञात करना था। धारा की चाल मतलब रजनीश जो है, ये कोई मान लीजिए नदी है। अब रजनीश इसको यहां तक जाता है और इस बिंदु से वापस इस बिंदु तक आता है, मतलब धारा के विपरीत और धारा के दिशा में चलता है। तो क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया है? धारा के विपरीत जाने में रजनीश को दोगुना समय लगता है धारा की दिशा में जाने से। तो बस अब आपको धारा की चाल ज्ञात करनी थी। धारा की चाल आप याद रखिए, जो शांत जल में रजनीश की चाल होगी, शांत जल में रजनीश की चाल क्या होगी? बराबर होगी धारा की चाल। हमने मान ली ए है धारा की चाल, गुणा कीजिए उसको। देखिए धारा के विपरीत जाने में, धारा की दिशा में जाने से कितना गुना समय लग रहा है? 2 गुना समय लग रहा है, 2 गुना समय लग रहा है। अब इसमें क्या करना है? 2 + 1 कर दीजिए अपॉन 2 - 1 कर दीजिए। अब देखिए शांत जल में रजनीश की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई थी। 12 रखिए बराबर a × 3 हो जाएगा बटे 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या थी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल थी, यही आपको निकालनी थी। यहां हमने a मानी थी। ये तो था शॉर्ट ट्रिक। अब आइए हम आपको कॉन्सेप्ट भी समझा देते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है? अब आइए दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। कॉन्सेप्ट यहां देखिए, रजनीश की शांत जल में चाल क्या दी हुई है? हमने मान ली शांत जल में चाल u जो है वो 12 किलोमीटर पर घंटा यहां पर देखिए दी हुई है। और जो धारा की चाल है, वो धारा की चाल हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपको निकालनी भी है। तो धारा की दिशा में उसकी कुल चाल कितनी हो जाएगी? धारा की दिशा में कुल चाल हो जाएगी, धारा की दिशा में कुल चाल जो हो जाएगी वो हो जाएगी उसकी शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल। और धारा के विपरीत चाल जो हो जाएगी, विपरीत जो हो जाएगी चाल, वो हो जाएगी शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल। बस अब दोस्तों देखिए, अगर हमने मान ली कि कुल दूरी जो है वो चलते हैं n किलोमीटर दूरी है, क्योंकि जाने की और आने की दूरी समान है, वो हमने मान ली n किलोमीटर दूरी है। तो आप बताइए धारा की दिशा में जाने में लगा समय कितना है? अगर हमने मान लिया धारा की दिशा में जाने में लगा समय t1 है, तो t1 बराबर क्या हो जाएगा? तो दूरी की कितनी है? n बटा चाल कितनी है? 12 + x। अब देखिए धारा के विपरीत जाने में माना हमने टाइम लगा t2, तो ये देखिए दूरी समान है n बटा 12 - x हो जाएगा, चाल उसकी ये है। अब t1 और t2 में संबंध दिया है। धारा के विपरीत जाने में रजनीश दोगुना समय लेता है धारा की दिशा में जाने पर। तो बस अगर धारा की दिशा में t1 टाइम लिया तो धारा के विपरीत जाने पर ये हो जाएगा 2t1 हो जाएगा, 2t1 हो जाएगा। मतलब t2 बराबर क्या दिया हुआ था? 2t1 ये दिया हुआ था। अब देखिए n बटे 12 - x बराबर 2t1 हो गया। t1 की वैल्यू क्या है? देखिए यहां से t1 की वैल्यू n बटा 12 + x है, रख दीजिए। तो n बटे 12 - x बराबर 2 × n बटे 12 + x हो गया। अब देखिए n से n कैंसिल हो गया। अब इसे इजीली हल करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 12 + x बराबर 24 - 2x हो गया। 2x इधर आएगा माइनस का तो 3x हो जाएगा, और 12 इधर जाएगा तो 24 - 12 हो जाएगा। 3x बराबर क्या आया? 3x बराबर आया 12। तो x बराबर क्या आया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो हमारी x हमने माना था धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने देखा ये कॉन्सेप्ट मेथड था। तो दोस्तों आप देखा आपने, इसमें शॉर्ट मेथड भी आपको बताया हमने और कॉन्सेप्ट भी बताया। ये था हमारा टाइप 1 धारा और नाव से संबंधित प्रश्न। अब देखते हैं टाइप 2। अब टाइप 2 देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। टाइप 2 क्या है? एक आदमी शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चलाता है। जब नदी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से प्रवाहित हो रही है, मतलब धारा की चाल, ये है धारा की चाल और ये है
शांत जल में चाल। एक आदमी निश्चित स्थान पर जाकर वापस लौटने में 3 घंटा ले लेता है, तो पूछा उस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। मतलब कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए ए बिंदु से बी बिंदु तक गया, कोई व्यक्ति गया और यहां से वापस आ गया, तो इसे कुल टाइम जो लगा आने जाने में वो 3 घंटे का समय लगा आने जाने में। और उसमें दिया था शांत जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दी हुई थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस अब आइए हम आपको इसे कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर हम आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे। अब दोस्तों देखिए, आपको इसके बीच की दूरी निकालना था कि इनके बीच की दूरी क्या होगी। हमने मान ली इनके बीच की दूरी है x हमने इनके बीच की दूरी मान ली। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, टोटल उसका यात्रा का समय दिया हुआ है 3 घंटा दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले धारा की दिशा में जाने पर t1 समय लगा, बराबर क्या हो जाएगा, दूरी क्या है x है, बटे चाल क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी धारा की दिशा में जाने पर, मतलब जो शांत जल में चाल है प्लस धारा की चाल, तो 12 प्लस 4 मतलब ये हो गया 16। और t2 जो है मतलब धारा के विपरीत आने में ये दूरी तो x ही रहेगी। अब दोस्तों धारा के विपरीत जो चाल होगी वो शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल हो जाएगा, तो 12 माइनस 4 हो जाएगा 8। अब दोस्तों देखिए t1 प्लस t2 आपको दिया हुआ है, कुल जाने आने का समय 3 घंटा दिया हुआ था। t1 प्लस t2 करिए तो x बटे 16 प्लस x बटे 8 बराबर 3 दिया हुआ था, 3 घंटे एलसीएम करेंगे तो 16 आएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस का 2x बराबर 3 घंटे, तो 3x बटे 16 बराबर हो गया 3 घंटे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x बराबर आएगा 16, x बराबर 16 आया। मतलब इनके बीच की दूरी क्या है, दूरी जो आई 16 किलोमीटर जो थी इनके बीच की दूरी आई। यह तो दोस्तों था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। दोस्तों आपको क्वेश्चन में t1 प्लस t2 की वैल्यू दी हुई थी, तो हमने t1 निकाल लिया, t2 निकाल लिया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने t1 प्लस t2 कर दिया और 3 घंटे दिए हुआ था, बस इसी को सॉल्व किया, x की वैल्यू मिल गई। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कॉन्सेप्ट है आपका वो है। अब आइए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं इस क्वेश्चन की। आप देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगा, दूरी किसके बराबर होगी, दूरी बराबर होगी, अब देखिए हमने आपको बताया था धारा की दिशा में जाने पर उसकी कुल चाल क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल, गुणा कीजिए धारा के विपरीत आने में उसकी चाल क्या हो जाएगी 12, मतलब शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल, और इसको डिवाइड कीजिए 2 गुना जो उसकी शांत जल में चाल है 12, और इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको जाने में और वापस आने में कुल कितना समय लगा, 3 घंटे का समय लगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, बस आपको ये दूरी मिल गई। 12 4 16 हो गया, 12 माइनस 4 8 हो गया, बटे 2 गुणा 12 हो गया, गुणा 3 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया, यहां पर आई 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। अब आपने देखा दोस्तों एक लाइन में भी सॉल्व हो गया और कॉन्सेप्ट से भी आपको हमने क्लियर करा दिया। यहां पर हमने क्या किया, दूरी निकालने के लिए जो धारा के अनुकूल चाल थी 12 प्लस 4, धारा के विपरीत जो चाल थी 12 माइनस 4, और इसको डिवाइड कर दिया 2 गुना करके जो शांत जल में चाल थी उससे, और पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया आने और जाने में जितना समय लगा उससे। तो दोस्तों ये है शॉर्ट मेथड, ट्रिक है ये ट्रिक। और इसके अलावा अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो हमने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया। तो आइए दोस्तों आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, राघव नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 12 घंटे में तय करता है और उसी बिंदु पर वापस आने में 18 घंटे ले लेता है। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो आदमी की शांत जल में चाल क्या होगी। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के बाद हम आपको लेकर चलेंगे शॉर्ट मेथड पर। अभी हमने मान ली शांत जल में चाल उसकी जो पूछी गई थी, शांत जल में जो चाल है हमने मान ली वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखिए यहां पर क्या है, धारा के अनुकूल जाने का समय दिया गया और प्रतिकूल आने का समय दिया गया है, बस हमें टाइम दिया गया है t1 और ये दिया हुआ है t2, इसी से हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आप देखिए जो धारा के अनुकूल उसका लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी जितनी है हमने मान ली दूरी n किलोमीटर है क्योंकि समान दूरी है आने जाने की, अपॉन इसको डिवाइड कर दीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे,
जो शांत जल में चाल हमारी x है, इसको प्लस कीजिए जो धारा की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 6 हो गया। अब देखिए T2 कितना दिया हुआ है, T2 क्या हो जाएगा, जो दूरी कितनी है समान है n है, जो शांत जल में चाल क्या है x, इसे माइनस कीजिए धारा की चाल से -6। बस आपको क्या दिया हुआ है, देखिए ये T1 दिया हुआ है 12 घंटे और T2 दिया हुआ है 18 घंटे। 18 घंटे अगर हम दोस्तों इन दोनों समीकरणों को विभाजित कर दें एक दूसरे से विभाजित कर दें, अगर हम इसे 1 बोल दें और इसको समीकरण 2 बोल दें और हम यहां पर 1 को 2 से डिवाइड कर दें, समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा 12/18 बराबर n/x+6/n/x-6। अब इसे हल करने पे क्या आएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 2/3 ये क्या हो जाएगा x-6/x+6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x प्लस का 12 बराबर हो जाएगा 3x माइनस का 18। 18 इधर लेके आएंगे तो 12 प्लस का 18 बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस का 2x, तो x बराबर हो गया 30। x की वैल्यू क्या आई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो शांत जल में उसकी चाल थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा आई। दोस्तों ये तो कॉन्सेप्ट था, हमें क्या दिया था, T1 दिया हुआ था धारा के अनुकूल जाने का समय और धारा के प्रतिकूल आने का समय दिया हुआ था 12 और 18 घंटे। हमने इसी के थ्रू गए, सबसे पहले शांत जल में चाल हमने मान ली तो हमें पता चल गया अनुकूल कुल चाल क्या हो जाएगी, शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल, प्रतिकूल व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी, शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहां लगा दिया, समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभाजित किया, आंसर आपके सामने आ गया। अब आइए हम आपको ये क्वेश्चन 5 सेकंड में कैसे हल होगा वो भी बता देते हैं। ट्रिक है हमारी दोस्तों, ये ट्रिक शॉर्ट ट्रिक क्या है, अब देखिए शांत जल में जो चाल है, शांत जल में तो दोस्तों शांत जल में चाल बराबर क्या हो जाएगा, धारा की चाल, इसको गुणा करना है किससे, धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लिया गया 12 प्लस धारा के प्रतिकूल आने में कितना समय लिया गया 18 बटा, मतलब अपॉन में क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल आने में जितना समय लिया गया 18 माइनस धारा के अनुकूल आने में जितना समय लिया गया वो। इसे आप हल करेंगे आंसर मिलेगा आपको। देखिए धारा की चाल दी हुई थी 6, इसको गुणा करना था 12 और 18 30 हो जाएगा, अपॉन 18 माइनस 12 6 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो आई ये चाल आपको आई, क्या आई है, शांत जल में व्यक्ति की जो चाल है वो आ गई। तो दोस्तों आपने देखा 5 सेकंड में भी ये सॉल्व होने वाला क्वेश्चन इस तरीके से ट्रिक है ये, शांत जल में चाल बराबर धारा की चाल गुणा आने का समय प्लस जाने का समय और अपॉन हो जाएगा जाने का समय माइनस आने का समय। ये है शॉर्ट मेथड, 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड ये है और कॉन्सेप्ट के लिए हम आपको समझा चुके हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है। ये देखिए अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, राम की यदि शांत जल में चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि नदी का प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक निश्चित बिंदु तक जाकर वापस लौटने में राम की औसत चाल क्या हो जाएगी, राम की औसत चाल क्या होगी। दोस्तों औसत चाल ये सबसे शॉर्ट मेथड हम आपको बता देते हैं। शॉर्ट मेथड क्या है, एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बराबर धारा के अनुकूल जाने में उसकी चाल क्या थी 4.5 प्लस 1.5, धारा के प्रतिकूल आने में उसकी चाल क्या थी 4.5 माइनस 1.5। ये क्या है, ये उसकी शांत जल में चाल है, ये धारा की चाल है। तो धारा के अनुकूल मतलब दोनों जुड़ गए, धारा के प्रतिकूल मतलब दोनों माइनस हो गए। अब इसे डिवाइड किससे करना है, 2 गुना करके जो उसकी शांत जल में चाल है 4.5, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर मिलेगा, ये हो गया 6 गुणा 3/2 गुणा 4.5, 2 गुणा 4.5 का मतलब हो गया 9, 6 3 18/9 मतलब 9 दूनी 18। तो ये क्या हुआ, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये उसकी एवरेज स्पीड आई। एवरेज स्पीड यही पूछा गया था, जाकर वापस लौटने में राम की औसत चाल क्या है। अब आइए हम आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। ये तो शॉर्ट मेथड था, कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया
अब आप बताइए धारा के अनुकूल चाल क्या हो गई? अनुकूल चाल हो गई उसकी शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो गई? उसकी धारा के प्रतिकूल चाल हो गई शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल क्या हुआ? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल चली गई दूरी बटा कुल लिया गया समय, अब दोस्तों हमने मानी उनके बीच की दूरी कुल कितनी है? x किलोमीटर है, तो कुल दूरी x हो गई। कुल लिया गया समय क्या होगा? अगर ये दूरी तय करने में उसे t1 समय लगता है और इसके अकॉर्डिंग t2 लगता है, तो कुल समय t1 प्लस t2 हो गया, t1 प्लस t2। अब इसको रखिए, t1 t2 की वैल्यू क्या आएगी? t1 धारा के अनुकूल देखिए t1 क्या आएगा? दूरी क्या है? x बटे चाल क्या है? 6। t2 निकालिए, दूरी क्या है? x है, चाल है 3। बस इनको t1 प्लस t2 क्या हो जाएगा? t1 प्लस t2 की वैल्यू वहां रखना है। t1 प्लस t2 बराबर हो गया x बटा 6 प्लस x बटा 3। बस यही वैल्यू यहां पर रखिए, क्या होगा इस वाले समीकरण में? x बटा, अब देखिए इसमें से x आ गया पूरा कॉमन, तो क्या आएगा? 1/6 प्लस 1/3। x से x कैंसिल हो गया। अब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा? 1/6 यहां पर आ जाएगा एलसीएम, 6 एकम 6 हो गया प्लस 3 दूनी 6 मतलब 2 हो गया, बराबर क्या हुआ? 6 जो है ऊपर पहुंच जाएगा, 6 बटा 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 दूनी 6 हो गया, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है एवरेज स्पीड है। यही दोस्तों शॉर्ट मेथड से भी आई थी। तो दोस्तों आपने देखा कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक ऐसे काम करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या है। एक नाव की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई थी, जबकि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई थी। एक निश्चित दूरी धारा की विपरीत दिशा में जाने में जो उसे जितना समय लगता है वो धारा के अनुकूल जाने में जितना समय लगता है उससे 4 घंटे ज्यादा है। तो दोस्तों आपको उन दो बिंदुओं के बीच की कुल दूरी निकालनी है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है, तो ये धारा के अनुकूल जाने पर अगर उसे t1 टाइम लगा तो धारा के प्रतिकूल आने पर उसको t1 प्लस 4 घंटे लगे, t1 प्लस 4 घंटे लगे, ये दिया हुआ था। तो आपको a और b के बीच की दूरी बतानी थी, जिसमें आपको शांत जल में चाल और धारा की चाल भी दी हुई थी। हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए धारा के अनुकूल हम लिख रहे हैं, यहां पर अनुकूल जाने पर उसकी कुल चाल कितनी हो गई? शांत जल में चाल 10 है और धारा की चाल 2 है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो गई ये धारा के अनुकूल। अब धारा के प्रतिकूल जो कुल चाल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? शांत जल में चाल 10 है माइनस जो धारा की चाल है वो 2 है, माइनस का 2 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल ये है, प्रतिकूल ये हो गई। अब ये देखिए आपके पास चाल आ चुकी है। आपने माना उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? x किलोमीटर है, हमने मान ली x किलोमीटर है। तो हमें t1 t2 का रिलेशन दिया हुआ था, बस हम वही रखेंगे। तो t1 धारा के अनुकूल जाने पर देखिए दूरी कितनी है? x है बटा, अब देखिए उसकी चाल कितनी है? धारा के अनुकूल 12 है। बस t2 क्या है? t2 x बटे 8, t1 और t2 ये निकल आया। अब दोस्तों यहां पर t1 और t2 का रिलेशन देखिए। अब धारा के अनुकूल जाने में अगर उसे t1 समय लगता है, तो धारा के अनुकूल जाने में t1 समय लगता है, तो उससे 4 घंटे मतलब प्लस का 4 घंटे ज्यादा लगता है t2 को। तो t1 प्लस 4 बराबर t2 होगा। t1 t2 की वैल्यू रखिए। t1 क्या है? x बटे 12 प्लस का 4 बराबर x बटे 8। x बटे 12 इधर जाएगा, आप इसे हल कर लेंगे, आंसर मिलेगा, क्या आएगा? तो 4 बराबर आएगा x बटे 8 माइनस x बटे 12। तो ये क्या आएगा? 12 8 96 एलसीएम हो गया, तो 12x माइनस 8x 4x हो जाएगा बराबर 4 है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू 96 किलोमीटर आई, 96।
x की वैल्यू है 96 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों बिंदु हैं। अब आइए हम आपको शॉर्ट मेथड बताते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक। अब दोस्तों ट्रिक जो है, इसकी ट्रिक है, ट्रिक देखिए, दूरी बराबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो हो जाएगी वो किसके बराबर होगी, धारा के अनुकूल चाल कितनी हो गई 10 प्लस का 2, धारा के प्रतिकूल 10 माइनस 2, डिवाइड कीजिए इसको 2 गुना धारा की चाल और इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो धारा के प्रतिकूल कितना समय ज्यादा लगता है 4 घंटे, तो इसी 4 घंटे से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया 12 गुणा 8/4 गुणा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 12 8 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर। ये है दोस्तों शॉर्ट ट्रिक। यदि ए का 10% बराबर है बी के 12% के, तो ए का 15% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ट्रिक आप देखिए, जो 2 सेकंड में कैसे हल होता है, ये ऐसे हल होगा। पूछा क्या गया है, ए का 15% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो बी का परसेंटेज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको, 12/10 इसको गुणा कर दीजिए 15, बस यही आपका आंसर है। 5 दूनी 10, 5 तियो 15, 2 छंग 12, 6 तियो 18, बस 18% के बराबर होगा। बी का, ए का 15%, बी के 18% के बराबर होगा। हमने क्या किया, 12/10 गुणा 15। अब ये कैसे हुआ, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आइए अब आपको कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं। अब देखिए, ए का अगर 10% बी के 12% के बराबर है, तो ए का 1% कितने के बराबर हो जाएगा, बी के 12/10% के बराबर हो जाएगा। तो ए का 15% कितने के बराबर हो जाएगा, 15 से गुणा हो जाएगा, तो बराबर बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 12/10 को 15 से गुणा करेंगे। हमने यही आपको ट्रिक बताई भी थी, बस इसी को हल करके आपके पास आंसर आया था। 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 5 तियो 15, 6 तियो 18%। यही ट्रिक थी, ए का 15%, बी के 18% के बराबर आ गया, ये ट्रिक थी। वैसे हमने आपको शॉर्ट में बता दिया था, डायरेक्ट क्या बताया था, जो 12 है 12 को 10 से डिवाइड कर दो और जो 15 है 15 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ गया था। ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट। अब आइए देखते हैं अगला टाइप। अगला टाइप आपसे क्या पूछा जाता है, ये देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन है 2 टाइप। यदि रवि की इनकम 20% ज्यादा है राम से, तो राम की इनकम कितने प्रतिशत रवि से कम होगी। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें नीचे प्लस करें माइनस करें क्या होगा, कई बार कंफ्यूजन। लेकिन आज के बाद ये कंफ्यूजन आपके अंदर ये उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि आज इसको हम नेस्ते नाबूद करेंगे। किस तरीके से, यदि रवि की इनकम 20% ज्यादा है राम से, रवि की इनकम जो है किससे, राम से कितनी प्रतिशत ज्यादा है, 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है। अब क्या कह रहा है, राम की इनकम किससे, रवि से कितने प्रतिशत, x% हमने मान ली कम है। अब आप बताइए दोस्तों, जब भी आपको परसेंटेज कम पूछा जाए, कितने प्रतिशत कम है, तो याद रखिए कितना है ऊपर 20 बटा नीचे आपको। अगर अब आप बताइए, अभी एक संख्या है 2/5 और एक संख्या है 2/7, आप आंसर कीजिए कौन सी संख्या बड़ी है, 2/5 या 2/7। 2/5 बड़ी है, क्योंकि उसका हर छोटा है, अंश दोनों का समान है, तो जिसका हर जितना बड़ा होता है वह संख्या उतनी ही छोटी होती जाती है। बस यहां पर क्या पूछा गया था, रवि से कम होगी, कम हो रही है, कम हमेशा याद रखिए, तो उसका हर ज्यादा होगा, बड़ा होगा। बड़ा कब होगा, 100 में कोई चीज जुड़ जाएगी, तो 20% ही तो ज्यादा है, तो 100 + 20 कर दिया। बस ऐसे 100 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। बस आपका आंसर आ जाएगा 20 × 100 बटे 120। क्या आई, 2 छंग 12 हो गई, 2 तियां 6 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मतलब ये क्या आया, 16 सही 2/3%। जो राम की सैलरी है रवि से 16 सही 2/3% कम है। और क्या दिया गया था, रवि की सैलरी राम से 20% अधिक है, तो तुलना बदल गई। यहां तुलना राम की सैलरी से हो रही है और यहां तुलना रवि की सैलरी से हो रही है, इसलिए ये परसेंटेज का चेंज हो जाता है। तो ये आप याद रखिए, हमेशा जब भी पूछी जाए कितना प्रतिशत कम है, नंबर भी हो सकते हैं, मार्क्स वगैरह हो सकते हैं कि मोहन के 20% नंबर ज्यादा हैं,
सोहन से, तो बताओ सोहन के मोहन से कितने प्रतिशत अंक कम है। तो कम की स्थिति में हमेशा याद रखिए कम पूछे जाएं तो नीचे प्लस होगा। हमने यहां पर बताया हर जितना बड़ा होता जाएगा वह संख्या उतनी कम होती जाएगी। तो कम मतलब 100 में कोई चीज प्लस हो रही होगी। अगर मान लीजिए यही दिया होता यदि रवि की इनकम 20% कम है राम से, तो बताइए राम की इनकम रवि से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अब ज्यादा पूछ दिया, ज्यादा का मतलब हर जितना छोटा होगा वह संख्या उतनी बड़ी होगी। तो ज्यादा का मतलब 100 में वह चीज माइनस हो जाएगी, 100 माइनस 20 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। तो बस यही हमारा कॉन्सेप्ट और ट्रिक है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ये वाली ट्रिक और कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। अब आइए देखते हैं अगला टाइप क्या पूछता है आपसे। अब दोस्तों देखिए ये अगला टाइप, तीसरा टाइप आपसे पूछा जाता है यदि मोहन की सैलरी पहले 5% बढ़ाई जाती है फिर 5% घटाई जाती है, तो बताइए मोहन की सैलरी में कुल कितना परिवर्तन हुआ। अगर दोस्तों हम आपको इसे 2 सेकंड में हल करके बता दें, 5 का स्क्वायर बटे 100 बराबर 0.25%। इतनी सैलरी उसकी ओवरऑल कम हुई। तो आप बताइए ये कैसे हो गया होगा, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ट्रिक इजीली बता देंगे आप कैसे हुआ होगा। मान लो अगर उसकी पहले सैलरी 100 रुपए थी, तो अगर 5% उसकी सैलरी बढ़ गई तो इसका मतलब अब उसकी सैलरी 105 रुपए हो गई होगी। अब देखना पहले 100% का 5% बढ़ा तो 105 हुआ। अब घटेगी कितनी, 105 का 5% घटेगी। अब बताइए 100 का 5% ज्यादा होगा या 105 का 5% ज्यादा होगा। बिल्कुल सही, 105 का 5% ज्यादा होगा ना, क्योंकि 5 संख्या ये ज्यादा है और ये 5 कम है। तो 100 का 5% केवल 5 होगा। 105 का 5% क्या हो जाएगा, 105 का 5% हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.05 इंटू 5, मतलब 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 5.25 हो गया। बड़ी कितनी थी, बड़ी थी 5 रुपया और कम हो गई 5.25। अब बताइए टोटल कितनी, ओवरऑल क्या परिवर्तन आया हुआ, परिवर्तन आया होगा कितना, जितनी पहले बड़ी थी 5 माइनस जितनी उसकी घटी 5.25, तो क्या आया माइनस का 0.25। माइनस क्या दर्शाता है, कम हो गई, माइनस दर्शाता है कम हो गई। यही हमने यहां पर डायरेक्ट लिख दिया था, यहां पे डायरेक्ट 5 स्क्वायर बटे 100 बराबर 0.25%। तो याद रखिए इस केस में हमेशा कम होती है, हमेशा कोई चीज पहले बढ़े कोई चीज पहले बढ़े फिर घट जाए। तो इस तरीके से ये हम आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं क्यों कम हो जाती है। तो ये ट्रिक याद रखिए, एक जितनी बढ़ती है घटती है उसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कीजिए और हमेशा घटेगी, ओवरऑल लॉस होगा। अब आइए देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये देखिए चौथा टाइप आपसे पूछा जाता है यदि चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका कुल खर्चा समान रहे, कुल खर्चे में कोई बढ़ोतरी ना हो। अब दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है, कितने प्रतिशत की कमी करे, कमी पे ध्यान दीजिए। अब उसका क्या हुआ, चावल के मूल्य में क्या हुई, वृद्धि हुई है, वृद्धि। तो हम आपको बता चुके हैं कमी का मतलब क्या हो जाएगा, 40 बटा नीचे 100 में कोई चीज प्लस करेंगे तो ये संख्या कम होगी या माइनस करेंगे तो कम होगी। बिल्कुल दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, अगर कोई संख्या 3/5 है और अगर कोई संख्या 3/8 है तो अब ये सी बात है 3/8 जो होगी कम होगी। हर जितना बड़ा होगा संख्या उतनी कम होगी। और यहां क्या करना है, प्रतिशत कमी करना है। तो कमी करिए ना, तो 100 में 40 को जोड़ दीजिए, कमी हो गई। अगर घटाएंगे तो ये वृद्धि हो जाएगी और इसे 100 से गुणा कीजिए, प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत कमी। तो बस क्या मिला आपको, 40/140 गुणा 100। क्या आंसर आएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 200/7, 200/7% की उसे अपने खपत में कमी करनी पड़ेगी, तब उसका खर्चा समान रहेगा। यही दोस्तों इसका रिवर्स हो जाता तो क्या होता, यदि चावल के मूल्य में 40% की कमी हो जाती तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करता कि कुल खर्च समान रहे। तो वृद्धि के केस में आप याद रखिए हमने क्या बोला, हर जितना बड़ा होगा अंक उतना छोटा होगा, हर जितना छोटा होगा अंक उतना बड़ा होगा। अब बताइए, अब उसे वृद्धि करनी पड़ रही है, मतलब 40/100 में वह चीज माइनस करेंगे ना, हर को छोटा करेंगे तभी तो वृद्धि होगी। बस गुणा 100 कर दीजिए।
तो ये क्या हो जाता, 40/60 गुणा 100। क्या आंसर आता है आपका, 2 दूनी 4, 2 तिया, तो आ जाता ये 200/3। 200/3% की उसे वृद्धि करनी पड़ती। इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है किसी भी सब्जेक्ट का पावर होता है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट जितना अच्छा क्लियर होगा आपका वह सब्जेक्ट उतना ही इजी हो जाएगा आपके लिए। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला टाइप। ये जो है 5वें टाइप का क्वेश्चन आपसे परसेंटेज में पूछा जाता है। एक छात्रा को परीक्षा में पास होने के लिए 30% नंबरों की जरूरत थी। यदि उसके मार्क्स आए 30 और वह बेचारी 30 नंबर से फेल हो गई, तो परीक्षा के अधिकतम अंक बताना था आपको कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। अब आप बताइए उसे कुल कितने प्रतिशत जरूरी थे पास होने के लिए। 30% नंबर की जरूरत थी उसको, 30% नंबर की। अब इसका मतलब 30% नंबर अगर हमने मान लिए मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक है x नंबर अधिकतम अंक है, मान लिया हमने अधिकतम अंक परीक्षा के x हैं, तो 30% कितने अंक के जरूरी थे, मैक्सिमम मार्क्स का 30% अगर उसका आ जाता तो वह पास हो जाती। x का अगर 30% उसके आ जाते तो वह पास हो जाती, और उसके मार्क्स आए कितने, 30 आए, और वह फेल कितने से हो गई, 30 नंबर से फेल हो गई। ऑब्वियस ही बात है, 30 आए 30 से फेल हो गई, तो कुल ये पासिंग मार्क्स ही तो हो गए, 30 आए 30 से फेल हो गई। अब दोनों को जोड़ दो तो पासिंग मार्क्स हो गए ना। तो x के 30% मतलब ये पासिंग मार्क्स ये दिया हुआ था, 30 आए और 30 से फेल हो गई। तो बस अब इसे तो इजीली सॉल्व कर लेंगे, x गुणा 30/100 बराबर 60। तो x की वैल्यू आप आराम से निकाल लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, 60/30 गुणा 100, क्या हुआ 30 दूनी 60। तो मैक्सिमम मार्क्स आपके हाथ में आ गए 200। परीक्षा के मैक्सिमम मार्क्स 200 थे। कितना इजी क्वेश्चन था। अब इसी से आपको ट्रिक निकाल सकते हैं। ट्रिक क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी मैक्सिमम मार्क्स बराबर होता है जितने मार्क्स उसके आए हैं उसने मार्क्स गेन किए, और जितने से वह फेल हो गई उसको डिवाइड कर दो जितने परसेंटेज उसको जरूरी थे परीक्षा में पास होने के लिए, और इसको कर दो 100 से गुणा। यही हो जाती है आपकी शॉर्ट ट्रिक जो हमने आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा दिया था। दोस्तों इस तरीके से आप सारे के सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स, मैथमेटिक्स के चैप्टर सब कुछ फिनिश कर सकते हैं हमारे साथ। सक्सेस विस्टा क्लासेस के साथ बने रहिए, इसे सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि सक्सेस विस्टा क्लासेस आपको लगातार क्वालिटी के साथ साथ पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहा है। दोस्तों इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। सक्सेस विस्टा को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।